Hello everyone, in this video I'll solve a very simple looking but at the same moment an extremely important problem which was asked in CSIR NET December 2020 mathematics question paper। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दी गई है जिसे कैपिटल M से डिनोट किया गया है और यहाँ पर वेरिएबल t एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमसे इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, जिसमें से पहला ऑप्शन है कि मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट वेरिएबल टी में एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल होगी। ऑप्शन नंबर 2 है कि मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट टी की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होगी। ऑप्शन नंबर 3 है कि मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट टी की इन्फिनेटली मैनी रियल वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होगी। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट टी की एग्जैक्टली टू रियल वैल्यूज़ के लिए ही ज़ीरो होगी। सबसे पहले तो जब आप इस प्रॉब्लम को देखते हैं तब क्योंकि इसके सभी ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस में मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, तब आप इस मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे और ईज़िली इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से जो भी सही होंगे। बट अगर यही प्रॉब्लम आपसे CSIR नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती बट मैट्रिक्स एम का ऑर्डर काफ़ी हाई होता, से ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 5 और 6 और 7, तब उस केस में इन ऑप्शंस को चेक करने के लिए इस मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता और साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता। सो in order to solve a problem like this, in this video I'll introduce you another procedure which is much simpler in comparison to that one for the evaluation of determinant। और उस प्रोसीजर का यूज़ करके आप डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने के प्लेस पर काफ़ी ईज़िली इन सभी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। और उसी जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट ज़ीरो तभी होती है जबकि उसकी रोज़ या फिर कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने के प्लेस पर हम ये चेक करेंगे कि टी की कितनी वैल्यूज़ के लिए इस मैट्रिक्स एम की जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। उस केस में हमें पता चल जाएगा कि टी की कितनी उतनी ही वैल्यूज़ के लिए इस मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगी। हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि क्या मैट्रिक्स एम की के डिटर्मिनेंट टी की कितनी वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होगी। इसके लिए सबसे पहले हम इन कॉलम वेक्टर्स को इस तरह से लिखते हैं। ये हमारे x, y और z इस मैट्रिक्स m के कॉलम वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि t की किन किन वैल्यूज़ के लिए ये कॉलम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसके लिए हम कोई 3 स्केलर्स अल्फ़ा, बीटा और गामा चूज़ करते हैं। और इन स्केलर्स की हेल्प से x, y और z इन तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से लिखते हैं और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन मिलता है। अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं।
सो इस तरह से हमें 3 इक्वेशंस 1, 2 और 3 मिलते हैं। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 3 से हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स माइनस गामा, और इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स माइनस बीटा, बट हम जानते हैं कि बीटा इक्वल्स माइनस गामा, सो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स गामा टी। अब हम अल्फ़ा और बीटा जिनकी वैल्यूज़ हमने गामा के टर्म्स में निकाल ली हैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 की हेल्प से, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि t एक रियल वेरिएबल है और गामा भी, अल्फ़ा बीटा गामा को हमने यहाँ पर रियल नंबर्स लिया है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो तभी होता है जबकि या तो दोनों या फिर कम से कम दोनों में से कोई एक रियल नंबर ज़ीरो हो। अगर हम ये मान लें कि गामा की वैल्यू ज़ीरो है, तब उस केस में हम देख सकते हैं कि बीटा भी ज़ीरो होगा और अल्फ़ा भी ज़ीरो होगा। बट अगर अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों ही स्केलर ज़ीरो हो जाएंगे, तब उस केस में हमारे तीनों वेक्टर्स x, y, z लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और क्योंकि x, y और z मैट्रिक्स M के कॉलम वेक्टर्स थे, तो इस तरह से मैट्रिक्स M के तीनों कॉलम वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और जिस वजह से मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो सकती। बट हमें ये चेक करना है कि मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट ज़ीरो t की किन वैल्यूज़ के लिए होगी। तो हम देखते हैं कि हम गामा को ज़ीरो के इक्वल नहीं ले सकते। दैट्स वाई हम ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी है उसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। इस तरह से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है जिसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने पर हमें t की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें t की दो रियल वैल्यूज़ मिलती हैं और ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन की रूट्स हैं। सो हम कह सकते हैं कि t की एग्जैक्टली दो वैल्यूज़ के लिए हमारे तीनों वेक्टर्स x, y, z लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि t की एग्जैक्टली टू वैल्यूज़ के लिए हमारी दी गई मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगी। सो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 ट्रू होगा, एंड ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 ट्रू नहीं होंगे। अब हमें ये चेक करना है कि क्या मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट वेरिएबल t में एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा या नहीं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ M इक्वल्स AT³ प्लस BT² प्लस CT प्लस D, जहाँ पर A, B, C और D कोई रियल नंबर्स हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जिसकी सभी कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स हों और डिग्री ऑड हो कि कम से कम एक रियल रूट होती ही है। सो हम मान लेते हैं कि t इक्वल्स T0, जहाँ पर T0 कोई रियल नंबर है, इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल की एक रूट है। सो हम देखते हैं कि t की इस रियल वैल्यू के लिए मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगी। सो इस तरह से T0 एक रियल नंबर है जिसके लिए मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। बट अगर हम ये मान लें कि इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल की दो बची हुई रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो उस केस में हम देखते हैं कि मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट सिर्फ t की एक रियल वैल्यू के लिए ज़ीरो होगी। बट हमने देखा है कि t की एग्जैक्टली टू रियल वैल्यूज़ के लिए हम दी गई मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। सो इस तरह से
हम कह सकते हैं कि हाँ, ये केस जिसमें हमने ये माना है कि मैट्रिक्स एम की डिटर्मिनेंट के लिए ऑप्शन नंबर 1 को ट्रू मानने पर इसकी एक ही रियल रूट और 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगी, ट्रू नहीं हो सकता। अब दूसरे केस में हम ये मान लेते हैं कि इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल की तीनों ही रूट्स रियल नंबर्स हैं, बट उस केस में जो कि T1 और T2 है, हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट T1 पर भी ज़ीरो होगी और साथ ही साथ इस मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट T2 पर भी ज़ीरो होगी। बट फिर तब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स M की डिटर्मिनेंट T की तीन रियल वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो होगी, विच इज़ अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट विच वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट the determinant of matrix M is 0 for exactly two real values of t. Therefore, we can say that determinant of matrix M can never be a polynomial of degree 3 in real variable t with all the real coefficients a b c d. तो हम देखते हैं कि हमारी assumption कि ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है गलत है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 भी फॉल्स होगा। So इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 is the only true option for this problem.